डमी वेरिएबल ऑल्टरनेटिव टू श्योर टेस्ट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें y सेविंग्स और x इनकम, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, सेविंग और इनकम का। सेविंग डिपेंड कर रही है आपकी इनकम पर। अब ये हमारे पास पूरा फंक्शन है जिसके अंदर डमी वेरिएबल्स भी हैं। चलें इसको डिस्कस करते हैं। t यहाँ पर टाइम शो कर रहा है और d हमारा डमी वेरिएबल है। 1982 से 1995 तक का जो डाटा है उसको हम लोगों ने एक डमी वेरिएबल रखा है, और 1970 से 1981 तक का डाटा हमने डमी वेरिएबल को डिनोट किया है 0 से। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, उसको भी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये अल्फा 1 जो है हमारा इस फंक्शन का इंटरसेप्ट, और ये डमी वेरिएबल आ गया, और अल्फा 2 जो है वो डिफरेंशियल इंटरसेप्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका बीटा 1 जो है वो स्लोप है इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का। एक्स हमारे पास वेरिएबल आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखें डमी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन हो रही है इनकम के साथ, जो हमारा वेरिएबल है। अब इस डमी वेरिएबल की वजह से जो यहाँ पर बीटा 2 है इसे कहते हैं डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट, और ये हमारा आगे एरर। अब क्योंकि डमी वेरिएबल का इस्तेमाल है यहाँ पर, और 1 और 0 से यहाँ पर डिनोट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने असल में डाटा को दो पोर्शन में डिवाइड किया। एक 1970 से 1981 ये तब होगा जब डमी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा फंक्शन जो है वो हमारा पास 1982 से 1985 है, ये तब होगा जब हमारा डमी वेरिएबल 1 के बाद। जब हम लोगों ने डमी वेरिएबल 0 इस इक्वेशन में पुट किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और जब हम लोग 1 करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन। यहाँ पर हम लोगों ने रिग्रेशन रिजल्ट रन किया है, ये देखते हैं। हमारे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट जो आए हैं वो ये शो कर रहा है। ये इंटरसेप्ट आ गया, ये डिफरेंशियल इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारा स्लोप आ गया ये पूरी इक्वेशन का, ये फंक्शन का, और ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट। टी वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, जो हमारे पास डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट यानी कि ये वाला जो कि हमारा था बीटा 2, दिस शोज हाउ मच द सेकंड पीरियड सेविंग फंक्शन डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्रीवियस। जब डी की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास बीटा 2 ही कैलकुलेट होगा, और डमी वेरिएबल 1 तब होगा जब आपका डाटा जो है 1982 से 1995 तक होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये जब हमारे पास ये रिजल्ट्स आए तो हमने देखा कि पी वैल्यू लेस देन 5%, ये हमारा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर 2 स्टार एक्स शो कर रहा है कि पी वैल्यू ग्रेटर देन 5%, लेकिन इनसिग्निफिकेंट। एज दिस रिलेशन रिजल्ट शो बोथ द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट क्या है ये, एंड स्लोप कोएफिशिएंट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। देखिए ये भी और ये भी, जब ये दोनों स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे, दैट strongly suggest that the saving or income regressions for the two periods, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और हम लोगों ने पूरे फंक्शन का ही किया है। हमारे पास जो सेपरेट इक्वेशंस वो मैंने पीछे बताई हैं, ये देखिए, ये हमारे पास इन दोनों की सेपरेट इक्वेशंस हैं, ठीक है, और हमारे पास कंप्लीट फंक्शन ये है 9.5.1। अच्छा, अब वो यही कह रहा है क्योंकि हम लोगों के रिजल्ट ये पूरी इक्वेशंस के हैं, तो सेविंग इनकम रिग्रेशन फॉर द टाइम पीरियड्स आर डिफरेंट। अब ये डिफरेंट देखिए, जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इंटरसेप्ट और स्लोप कोएफिशिएंट ये दोनों स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट होंगे, तुम्हारे 2 टाइम पीरियड्स के जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे। हम लोगों ने इंडिविजुअली भी इसको किया, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ना आपका आगे अगली स्लाइड पे इसको ये कवर हो जाएगा। ये देखिए, हम लोगों ने दो जो इक्वेशंस अलग अलग की थी डमी वेरिएबल के हिसाब से, यहाँ पर डमी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर डमी वेरिएबल इज इक्वल टू 1 है। हम लोगों ने किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस के एस्टिमेटेड रिजल्ट्स निकले। अब मैं यहाँ पे वही बात करूंगा जो पहले हम लोगों ने की थी, ताकि पिक्चर और क्लियर हो। एडवांटेजेस ऑफ डमी वेरिएबल, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एडवांटेजेस ये है, पहला ये कि ये सिंगल इक्वेशन होती है जिसमें हम डमी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ईजी है कैलकुलेट करना है, क्योंकि डमी वेरिएबल जब आप इंक्लूड कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर
तो आप इजीली मुख्तलिफ डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल इंटरसेप्ट के बारे में पता लग सकता है, और आपको दोनों ट्रेंड्स जो टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड किया है उसके ट्रेंड का पता लगेगा। सेकंड पॉइंट है सिंगल रिग्रेशन इज यूजफुल टू टेस्ट वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस। द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट, हमारी पिछली एग्जांपल में ये बीटा 2 था, इज statistically insignificant if differential intercept coefficient is statistically insignificant, यानी कि p की वैल्यू अगर आपने 0.05 रखी हुई है तो ये ग्रेटर देन हो, अगर आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा, then two regressions have same intercept and have concurrent। देखिए two regressions कौन से, जो हम लोगों ने डिवाइड किए थे टू पार्ट्स के अंदर, डमी वेरिएबल जब 1 हो, डमी वेरिएबल 0, हैव सेम इंटरसेप्ट एंड हैव कॉन्करेंट। जब कॉन्करेंट हो तो क्या होता है, सेम इंटरसेप्ट होते हैं और डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट्स मुख्तलिफ होते हैं। कॉन्करेंट इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम होता है मगर स्लोप मुख्तलिफ होता है। सेकंड पॉइंट है इफ डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, अगेन v की वैल्यू more than 0.05, then differential intercept coefficient is statistically significant, यानी कि आपका जो बीटा 2 है वो तो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, बट आपका अल्फा 2 जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि लेस देन 0.05 हो। we may not reject the hypothesis that two regressions have same slope of or have parallel। ये पोजीशन हमारी कहलाती है इस तरह की, जिसके अंदर हमारे पास स्लोप सेम है बट इंटरसेप्ट डिफरेंशियल इंटरसेप्ट मुख्तलिफ है, ये दो पैरेलल की पोजीशन बनेगी। तीसरा रिजल्ट, ये भी हाइपोथेसिस हो सकता है, द टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर रिग्रेशन कैन बी मेड बाय द यूज ऑफ एफ टेस्ट। इफ दिस हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड द रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है, इसमें सेम स्लोप हो और इंटरसेप्ट हो, सेम स्लोप और सेम इंटरसेप्ट, इसमें हमारे सेम स्लोप हो और सेम इंटरसेप्ट हो, देखिए ये कोइंसिडेंट। ये तीन पोजीशंस हमारी क्लियर हो गई। आगे एक एफ टेस्ट की है और एक में दोनों आपके इनसिग्निफिकेंट हो और एक में अगर आपका डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट बट इंटरसेप्ट जो कोएफिशिएंट है डिफरेंशियल का वो सिग्निफिकेंट हो, तो उसमें क्या पोजीशन ठहरेगी। Chor test does not explicitly tell us which coefficient, intercept or slope is different। जिस तरह हमारे पास ये तीन कंडीशंस आती हैं जो कि पिक्चर को और मजीद क्लियर करती है कि चोर टेस्ट में ये चीज नहीं आती। इट ओनली टेल्स दैट द स्लोप इज डिफरेंट और इंटरसेप्ट इज डिफरेंट और बोथ आर डिफरेंट। बस ये बताते हैं कि जी आपका स्लोप वो डिफरेंट है कि नहीं, इंटरसेप्ट डिफरेंट है कि नहीं, इसके अलावा मजीद इन डेप्थ में ये नहीं बताता। इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ पूलिंग for regression increases the degree of freedom, even that every addition of a dummy variable consumes 1 degree of freedom. This increases the precision of estimated parameter। देखिए जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप इंक्लूड करेंगे अपनी एस्टिमेशन में, आपके रिजल्ट्स उतने ही प्रिसाइज आएंगे, उतने ही स्ट्रॉन्ग आएंगे। इवन गिवन दैट मैंने पीछे भी बताया था कि एक डमी वेरिएबल के यूज करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है फॉर एस्टिमेशन वो कम हो जाती है। अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हैं इसकी वजह से प्रिसिशन ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स वो बढ़ जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरेक्शन इफेक्ट्स यूजिंग डमी वेरिएबल। यहाँ पर इंटरेक्शन इफेक्ट्स डमी वेरिएबल्स का जो फीचर है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने रखेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है आवरली वेजेस, ये आ गई वाई, एक्स एजुकेशन है, ये आपका इंडिपेंडेंट है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये फिर दोबारा सारा बता दूंगा आपको कि ये अल्फ़ा 1 जो है ये फंक्शन का इंटरसेप्ट है, ये डिफरेंस इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है जो इसके साथ डमी वेरिएबल है। इसी तरीके से ये एक और हमारे पास जो है वो डिफरेंस इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है डमी वेरिएबल का, ये बीटा जो है ये स्लोप ऑफ द फंक्शन है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है एरोटा।
अब यहाँ पर हम लोगों ने दो डमी वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया। एक डमी वेरिएबल जो है वो शो कर रहा है जेंडर को, और दूसरा जो है डमी वेरिएबल वो रेस को शो कर रहा है। इसके अंदर आता है नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक, और इसी तरीके से ये दो डमी वेरिएबल्स हैं। 1 हो तो फीमेल, 0 हो तो मेल। इसी तरीके से 1 हो तो नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिक, 0 का मतलब है कि वाइट एंड हिस्पैनिक। इन दिस मॉडल जेंडर एंड रेस आर क्वालिटेटिव रिग्रेसर्स। क्वालिटेटिव है जेंडर और आपका जो रेस है इसके अंदर ये क्वालिटेटिव मेजर्स है, एंड एजुकेशन इज अ क्वांटिटेटिव रिग्रेसर। इम्प्लिसिट इन दिस मॉडल इज द assumption that, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इफेक्ट डमी वेरिएबल 2 जो कि जेंडर है उसका आता है, तो उसकी एप्लीकेशन हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे उसकी दूसरी कैटेगरी जो कि रेस है उस पे। इसी तरीके से अगर हम रेस की डिफरेंशियल इफेक्ट को निकालते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि उसका इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है जेंडर के हवाले से, मगर ये आपको रिजल्ट नामुकम्मल बताता है, क्योंकि आप एक रिजल्ट को दूसरे के हिसाब से कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे भी लिखा है, इफ द मीन सैलरी इज हायर फॉर मेल्स देन फॉर फीमेल्स, दिस इज सो वेदर दे आर नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक और नॉट। यानी कि आपने दूसरी कैटेगरी को रखा कांस्टेंट और पहली कैटेगरी को आप एनालाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लाइकवाइज इफ से नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक हैव लोअर मीन सैलरी वेजेस, दिस इज सो वेदर दे आर फीमेल्स और मेल्स। ये दूसरी कैटेगरी को आप जो है वो कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, मगर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में आपके पास सिनेरियोज कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि मेल की सैलरी या वेजेस ज़्यादा है फीमेल्स के, और ये कैटेगरी ये रिजल्ट जो है वो सिर्फ नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिकली हो सकता है, और वाइस वर्सा। इसी तरीके से इसकी इन दोनों वेरिएबल डमी वेरिएबल्स की जो के दो ऑप्शंस रखते हैं ईच वन, तो हमारे पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस निकल सकती हैं। यही चीज़ आगे हम आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इन मैनी एप्लीकेशन सच एज assumptions may be untenable. Female, non-white and non-Hispanic may earn lower wages than a male, non-white and non-Hispanic. अब ये देखें, इसमें उसने फीमेल जो कि D2 था उसको D3 की मुनासबत से चेक किया है, और इसका रिजल्ट इन दोनों डमी वेरिएबल्स की कोलैबोरेशन से हुआ। पहले केस के अंदर हमारे पास जो एक डमी वेरिएबल था उसको हम रिजल्ट उसका निकालते थे, और उसकी एप्लीकेशन के लिए दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर किया करते थे। मगर यहाँ पर देखें आप, दोनों वेरिएबल्स की इंटरेक्शन है। जब इंटरेक्शन आएगी तो मल्टीप्लिकेटिव रूल लगेगा। इन अदर वर्ड्स, there may be interaction between the two qualitative variables D2 and D3। आपको वाज़े फ़र्क महसूस हो गया है कि जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आई है उसमें दोनों डमी वेरिएबल्स का इंटरेक्शन है। therefore their effect on mean y may not be simply additive as in equation but multiplicative as well। अब हमारे पास जो ये वाला था इक्वेशन, इंटरेक्टिव इफेक्ट के बाद ये इक्वेशन डेवलप होगी जिसके अंदर हमारा पास सारी चीज़ें वही हैं, मगर यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आ रहा है दोनों वेरिएबल्स डमी वेरिएबल्स। अब हमारे पास अगर D2 1 है, D3 भी 1 है, तो ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से देखें ये हमारे पास आ गई, which is the mean hourly wage function for female। अब हमारे पास D2 जो है हमने अज्यूम किया था कि ये फीमेल, और D3 में जब 1 आया तो नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिक। अब हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप हो गई। ये अल्फ़ा 1 जो है इंटरसेप्ट है हमारी पूरी फंक्शन का, अल्फ़ा 2 जो है
ये डिफरेंशियल इफेक्ट है फॉर फीमेल, क्योंकि इसके साथ D2 आया हुआ था। ये जो है ये है नॉन वाइट एंड हिस्पैनिक। 4 जो है ये डिफरेंशियल इफेक्ट है फॉर ऑफ बीइंग अ फीमेल एंड नॉन हिस्पैनिक एंड नॉन वाइट। ये हमारे पास D3 था और ये हमारे पास D2 था। ये देखा, इसे कहते हैं इंटरेक्टिव, जिसके अंदर आपके दोनों डमी वेरिएबल्स का इंटरेक्शन हो। हमने दोनों डमी वेरिएबल्स की रिजल्ट को हमने यूज किया, विच शोज दैट द मीन आवरली वेजेस ऑफ फीमेल नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिक, यानी कि अब जब हम रिजल्ट निकाल रहे हैं फीमेल के साथ साथ वो नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिक भी हो, इज डिफरेंट बाय अल्फा 4 from the mean hourly wages of female non और नॉन वाइट एंड नॉन हिस्पैनिक। इसका मतलब ये देखें, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयर D2 D3 के एवरेज वेजेस को D2 के साथ और D3 के साथ separately. So this shows that the mean hourly wages of female non-white non-Hispanic is different from the mean hourly wages of females, ये individual है, females or non-white and non-Hispanic. If for instance all the three differential dummy coefficients are negative, this would imply that female non-white non-Hispanic workers earn much lower mean hourly wages than females or non-white non-Hispanic workers, as compared with the base category, which is the present example is male, white और Hispanic. यहाँ पे जरा समझें इस चीज को। हमने ये इक्वेशन डेवलप की इंटरेक्शन इफेक्ट्स के थ्रू। अब हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का, वो ये है, हमारा टारगेट है कि फीमेल नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक ये पूरी एक कैटेगरी बना दी। अब हमने इसको जब कंपेयर किया कि जी इसकी मीन वेजेस खाली फीमेल्स के साथ क्या है, और हमने कहा नॉन हिस्पैनिक और नॉन वाइट के साथ क्या है। लेकिन इस एनालिसिस के अंदर हमने ये देखना है कि ये D2 और D3 हम लोगों ने 1 लिए हैं, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो ये है, मगर हम लोग उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं 0 के साथ, और 0 में क्या आता है मेल्स, और इसका 0 क्या आता है वाइट और हिस्पैनिक। अब यहाँ पे अब दोबारा पढ़े, मैं इसे रेज कर देता हूँ सारा। द मीन आवरली वेजेस ऑफ फीमेल्स नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक इज डिफरेंट फ्रॉम द मीन आवरली वेजेस ऑफ फीमेल or non-white or non-Hispanic. If, for instance, all the three differential dummy coefficients are negative, this would imply that female non-white non-Hispanic workers earn much lower क्यों नेगेटिव है, lower mean hourly wages than female single और नॉन वाइट नॉन हिस्पैनिक वर्कर्स सिंगली। इन दोनों का इंटरेक्टिव रिजल्ट इन सिंगली के साथ कंपेयर किया जा रहा है एज अ कंपेयर्ड विद द बेस कैटेगरी। बेस सारी बात है, आपको हमने बताया था कि डब्ल्यू वेरिएबल में एक बेस कैटेगरी होती है जिसको नहीं स्टडी कर रहे होते वो 0। अगर आप 1 को कर रहे हैं तो आपके लिए बेस कैटेगरी 0 है, विच इज the present example is male, white or Hispanic. Now the reader can see how male, white और Hispanic, इसमें आप D2, D3 आप कंसिडर कर रहे हैं 0 और 0. Now the reader can see how the interaction dummy, यानी कि product of two qualitative dummy variables modifies the effect of two attributes considered individually. यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट आ गए P लेस देन 5%। ये कह रहा है ये 5% से कम है, ये भी कम है, यानी कि सिग्निफिकेंट है।
और ये 3 ये सिग्निफिकेंट है। द रीडर कैन चेक दैट द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, हमने देख लिया स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। आपने देख लिया कि ये तीनों वेरिएबल, तीनों जो टी की वैल्यू है इनकी पी वैल्यूज लेस देन 0.05 है। अगर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रखा, दे हैव द एक्सपेक्टेड साइन y। सबसे पहले तो ये देखें कि ये फीमेल्स के हैं। फीमेल्स का नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फीमेल्स की जो एवरेज सैलरी है वो कम है, एंड दैट एजुकेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन hourly wages as unsurprisingly finding। ये पॉजिटिव जो है इफेक्ट हमारे पास एक्स जो था एजुकेशन, एजुकेशन का पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, एवरेज सैलरी। और ये नेगेटिव साइन जो है ये फीमेल्स का शो करा रहा है और ये नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक। एवरेज आवरली अर्निंग और फीमेल्स आर लोअर बाय, अच्छा यहाँ पे जरी बात है कोफिशिएंट है, इसके मुताबिक हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि हम कह रहे हैं कि जी फीमेल्स आर लोअर बाय अबाउट $2.36, जी कहाँ से लिया, एंड द एवरेज आवरली अर्निंग ऑफ नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक आर also lower by, बिल्कुल ठीक है, $1.73। we now consider the results of model, ठीक है जी, which includes the interactive dummy variable। ये सिंपल वाली थी और अब हमारे पास ये जो है ना वो इंटरेक्टिव इफेक्ट के लिए जो हमने जिसमें दोनों डमी वेरिएबल्स का इंटरेक्शन मल्टीप्लिकेशन जो है वो दिया था, इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये दोनों आपके जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, ये आपका इनसिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी। As you can see that the two additive dummies are still statistically significant, but the interactive dummy is not at the conventional 5% level. The actual p-value of the interaction dummy is about the 8% level. If you think this is a low enough probability, then the result of 9.6.5 इस इक्वेशन का रिजल्ट जो है कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉलोज। होल्डिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन कांस्टेंट, इफ यू ऐड द 3 डमी कोएफिशिएंट्स यू विल ऑब्टेन दिस वन। कहाँ से लिए हमने ये 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 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं किसके, इंटरसेप्ट के। डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है तीनों, ठीक है जी। वो ये कह रहा है कि ना होल्डिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन कांस्टेंट, अगर हम देन द रिजल्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉलोज। होल्डिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन कांस्टेंट, इफ यू ऐड द 3 डमी कोएफिशिएंट्स यू विल ऑब्टेन -1.964, which means that mean hourly wages of non-white, non-Hispanic female workers is lower by about 1.96, which is between the value of -2.3605 जो कि जेंडर डिफरेंसेस अलोन था एंड -1.7327 रेस डिफरेंशियल अलोन। ये देखो हमने इन तीनों को जब जमा किया हमारे पास आ गया -1.964 और ये हमें बता रहा है इसका फीमेल्स का जो कि नॉन वाइट और नॉन हिस्पैनिक है, ठीक है जी। अगर हम इंडिविजुअली इसको देखें, इंडिविजुअली फीमेल्स माइनस आ रहा है, माइनस खाली फीमेल्स माइनस आ रहा है 2.3, ये देख D2 का। और अगर हम रेस वाइज नॉन हिस्पैनिक को, नॉन वाइट को देखें तो वो आ रहा है -1.73 के हमारे पास रेस, मगर देखें ये -$2.3 -$1.73 रेस वाइज। लेकिन जब हम लोगों ने इस पूरे का इंटरेक्टिव इफेक्ट देखा है यानी कि फीमेल्स जो कि नॉन वाइट या नॉन हिस्पैनिक हो उसका हमारे पास रिजल्ट एक्चुअल में आ रहा है -1.964। यानी कि आपने ये चीज़ देखी कि इंटरेक्शन इफेक्ट्स के थ्रू हमारा रिजल्ट मुख्तलिफ आता है। हम लोग कंबाइंड स्टडी करते हैं दो डमी वेरिएबल्स को, जबकि इनका इंडिविजुअली हमारे पास जो है
वो रिजल्ट मुख्तलिफ आ रहे हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें कि फीमेल्स अगर किसी कंपनी में है, इट इज़ ऑब्वियस कि उनकी जो कैटेगरी है फीमेल्स के अलावा, अगर हम उसको रेस में उसको डिवाइड करें तो जाहिर बात है फीमेल्स में या तो वो नॉन वाइट होंगी या वाइट होंगी। यानी कि आप फीमेल्स को रेस के साथ अलग नहीं कर सकते। रेस होती ही ह्यूमंस की हैं और फीमेल्स या मेल्स ये ह्यूमंस की कैटेगरी है, और हम लोगों ने एक और कैटेगरी बनाई है रेस की। इसलिए हमारे पास सही पिक्चर जो है ना वो इंटरेक्शन के साथ आएगी, जिसमें हम फीमेल जिसकी रेस को भी इंक्लूड किया गया है, जेंडर के साथ साथ हम लोगों ने उसके रेस को भी इंक्लूड करके उसके साथ हम लोगों ने स्टडी की है, बजाय इसके कि अलग अलग करने के। अलग अलग करने से फ़ायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग फीमेल्स की आप मिसाल के तौर पे एवरेज सैलरी ले लेते हैं और रेस की भी आगे ले लेते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। आप फीमेल्स के रेट को, एवरेज सैलरी को आप कंपेयर किस तरह कर सकते हैं रेस के साथ? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या उसको आप कर नहीं सकते क्योंकि सेंस नहीं बनती। इसलिए हमें बाज़ औक़ात दो डमी वेरिएबल्स को का इंटरेक्शन लेना पड़ता है ताकि हमारे पास एक सही पिक्चर आए कि जेंडर के साथ साथ हम उसकी रेस को भी अगर कंसिडर करें। यूज ऑफ डमी वेरिएबल्स इन सीजनल एनालिसिस। टाइम सीरीज में consists below 4 components: trend, strictly random, seasonal, cyclical। ये देखते हैं सीजनैलिटी क्या होती है। predictable change that occur over a year in a business or economy based on the seasons including कैलेंडर या कमर्शियल सीजन। सीजनैलिटी ओवर अ 1 year होती है। प्रिडिक्टेबल चेंज दैट ऑकर्स ओवर अ ईयर, पूरे एक साल में जो चेंज है, पूरे एक साल में जो चेंज है उसको कहते हैं इन अ बिजनेस या इकोनॉमी के अंदर बेस्ड ऑन द सीजन्स। क्योंकि सीजन मुख्तलिफ, एक साल के अंदर मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं, तो हम लोगों ने पूरे एक साल की स्टडी करनी है चेंज की, इंक्लूडिंग कैलेंडर जो भी है वही। कैलेंडर के हिसाब से देख लें कि कमर्शियल सीजन्स के हिसाब से देख लें, एक साल में जितना चेंज आता है उसकी प्रिडिक्शन, उसकी एनालिसिस को सीजनैलिटी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डी सीजनलाइजिंग अ टाइम सीरीज, वन ऑफ विच इज मेथड ऑफ डमी वेरिएबल। टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसका ट्रेंड क्या बता रहा है। मिसाल के तौर पर आप यूएसए की जीडीपी लेते हैं। जीडीपी का डाटा हमारे पास 1980 से 2000 तक आता है। ये हमारे पास टाइम सीरीज डाटा हो गया। इस टाइम सीरीज डाटा के अंदर 4 चीज़ें, मेजर चीज़ें होती हैं। एक उसका ट्रेंड है, जिस तरफ शो कर रहा है, अगर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली रैंडम, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन भी जीडीपी में आ रहे होते हैं जो कि टोटली रैंडम होता है। रैंडम को आप एरर टर्म भी कह सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होती, बाय चांस कह रहे हैं। सीजनल यानी कि एक साल के अंदर मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं, किसी में आपकी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, किसी में कम होती है। यानी कि कोई भी इफेक्ट हो सकता है, कोई क्रिसमस आ गई है, न्यू ईयर आ गया है, या और कोई इवेंट आ गया है, कोई इलेक्शन आ गए हैं, जिसकी वजह से एक साल के अंदर कोई एक सीज़न ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी जीडीपी या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। साइक्लिकल ये होता है इस तरह, यानी कि आप इंक्रीजिंग है स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, यानी कि ये एक ऐसा ट्रेंड को कहते हैं जो कि आपका एक खास पैटर्न पे मूव कर रहा हो, कभी बढ़ता हो, कभी उतरता हो, कभी चढ़ता हो, फिर उतरता हो। ये चीज़ साइक्लिकल कहलाती है। हम यहाँ देखते हैं कि एग्जांपल यूज़ ऑफ डमी वेरिएबल इन सीजनल एनालिसिस। अब हम यहाँ देखते हैं यूज़ ऑफ डमी वेरिएबल्स इन सीजनल एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन है नीचे, गार्बेज डिस्पोजर, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, ड्यूरेबल गुड्स एक्सपेंडिचर्स, बिलियंस ऑफ $1982। मुख्तलिफ मशीन्स का हमारे पास प्रोडक्ट्स का डाटा है, सेल्स का। ये हमारे पास टाइम सीरीज डाटा का आ गया। टू इलिस्ट्रेट द डमी टेक्निक्स वी विल कंसिडर ओनली द सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। हम लोग सिर्फ रेफ्रिजरेटर की सेल्स को देख रहे हैं, जो कि ये है FRIG, ये वाला, ठीक है।
sale of refrigerator over the same period. But first let us look at the data which is shown in the previous figure. This figure suggests that perhaps there is a seasonal pattern in the data associated with the various quarters. To see if this is the case, consider the following model. यहाँ पे एग्जाम्पल इक्वेशन देख ली हमने, डमी वेरिएबल 1, डमी वेरिएबल 2, 3 एंड 4 4 डमीज इस्तेमाल किए हैं. क्या क्वार्टरली किए होंगे, देखते हैं क्या है. वाई सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन थाउजेंड्स एंड द डीज D1, 2, 3 and 4 are the dummies taking a value of 1 in the relevant quarter and 0 otherwise. ठीक हो गया. Not that to avoid the dummy variable trap, we are assuming a dummy to each quarter of the year but omitting the intercept term. हम लोगों ने intercept function की intercept term को हम लोगों ने इग्नोर किया ताकि डमी वेरिएबल ट्रैप ना हो. और डमी वेरिएबल ट्रैप के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले. एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं. हम लोगों ने डमी वेरिएबल एज पर ईयर हमने 4 क्वार्टर के इनपुट किए हैं, मगर हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर इंटरसेप्ट को इंक्लूड नहीं किया ताकि डमी वेरिएबल ट्रैप उसको अवॉइड कर लें. इफ देयर इज एनी सीजन ऑफ इफेक्ट इन अ गिवन क्वार्टर दैट विल बी इंडिकेटेड बाय अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट. और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट क्या होता है? P लेस देन, अगर आप 0.5% पे कर रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर 10 कर रहे हैं तो लेस देन 0.1, ठीक है. और अगर 1% पे कर रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 है तो P इज लेस देन 0.01. नोटिस दैट इन इक्वेशन वी आर रिग्रेसिंग y इफेक्टिवली ऑन एन इंटरसेप्ट. देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डमी वेरिएबल को टाइम के हवाले से डिवाइड करके इंक्लूड किया ताकि हम एक साल के अंदर क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं कि इनमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा. वी आर रिग्रेसिंग y effectively on an intercept except that we allow for a different intercept in each season, that is quarter. यहाँ पर सीजन में हम क्वार्टर को assume कर रहे हैं. As a result, the dummy coefficient of each quarter will give us the mean refrigerator sales in each quarter or season. हमने टाइम को यहाँ पर क्वार्टरली डिवाइड कर लिया और उसको डमी वेरिएबल्स के थ्रू कर दिया ताकि हम क्वार्टरली एनालिसिस कर सकें कि इज देयर एनी काइंड ऑफ सीजनल इफेक्ट इन द सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर और नॉट. फ्रॉम द डाटा वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिग्रेशन लाइन. टी वैल्यू आ गई, वापस रिजल्ट आ. नॉट वी have not given the standard errors of the estimated coefficient as each standard error is equal to this one because all the dummies take only a value of 1 or 0. सारी डमी वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी है क्योंकि पूरे साल के क्वार्टरली डाटा को एनालिसिस कर रहा है. The estimated coefficient in equation represent the average or mean sales of refrigerator in each season. Thus the average sale of refrigerator फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारे पास इतनी एवरेज सेल है, पहले क्वार्टर में, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी और फोर्थ में इतनी एवरेज सेल. यहाँ तक तो ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ख़त्म हो गई. ये जो टेबल है ये उस मेथड के लिए उस मेथड से यूज़ किया है जिसके अंदर हम लोग 3 डमी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और इक्वेशन के अंदर इंटरसेप्ट को यूज़ करते हैं. हम लोगों ने डमी वेरिएबल 2, 3 और 4 को यूज़ किया, यानी कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4. ये रेफ्रिजरेटर की सेल्स की फिगर्स आ गई और ये अंदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की. इंस्टेड ऑफ assigning a dummy for each quarter, ये वही बात कर रहा है, and suppressing the intercept term to avoid the dummy variable trap, we would assign only 3 dummies and include the intercept term. अब हम लोगों ने ये इक्वेशन डेवलप की जिसके अंदर 2, 3, 4, ठीक है, डमी वेरिएबल 2, 3, 4 यूज़ किया हमने और उसको एस्टिमेट किया है. Suppose we treat first quarter as our reference quarter and assign dummies to the second, third and fourth quarters.
अब इसमें ये सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट आ गया. Since we are treating the first quarter as a benchmark, the coefficient attached to the various dummies are now differential intercept. dummy 2 का यानी कि क्वार्टर 2 का डिफरेंशियल इंटरसेप्ट ये है, 3 का ये और 4 का ये है. By how much the average value of y in the quarter that receives a dummy variable of 1 differs from that of the benchmark quarter. यानी कि डमी, अब इसको अगर इंटरप्रिटेशन करते हैं इसकी, ये शो कर रहा है कि सेकंड क्वार्टर के अंदर आपकी सेल्स इतने यूनिट इंक्रीज की है किससे, फर्स्ट क्वार्टर से. इसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि थर्ड क्वार्टर की में जो सेल हुई है वो इतने यूनिट्स ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू फर्स्ट के. क्वार्टर 4 में जो सेल हुई है ये नेगेटिव हुई. नेगेटिव मतलब कम हुई है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर. बट नाउ यू विल सी द वैल्यू ऑफ ट्रीटिंग वन क्वार्टर एज अ बेंचमार्क क्वार्टर. आपका जैसे अगर आपने बेंचमार्क अपना चेंज किया, यानी कि अगर आप क्वार्टर 2 को जब आप बेंचमार्क कंसीडर करेंगे और क्वार्टर 1 को आप इक्वेशन में इंक्लूड कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे. इसी तरह जैसे जैसे आप अपने बेंचमार्क को चेंज करेंगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, उसके रिजल्ट्स एस्टिमेटेड. क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करेगा आपके रिजल्ट्स को जो आपने बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है उसके मुताबिक. इसकी इंटरप्रिटेशन जो मैंने बताई है वो क्वार्टर 1 को एज अ बेंचमार्क के तौर पे बताई है. अगर हम यहाँ पर D2 की जगह D1 इंक्लूड करते हैं और D2 को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते और उसको बेंचमार्क करते हैं तो सारी बात है आपकी इंटरप्रिटेशन D2 के कंपैरेटिवली बनेगी. हाउ डू वी ऑब्टेन द डीसीजनलाइज्ड टाइम सीरीज ऑफ रेफ्रिजरेटर सेल्स? ये क्वेश्चन. दिस कैन बी डन इजीली. यू एस्टिमेट द values of y from model this one or this one for each observation and subtract them from the actual value of y, that is you obtained this one, which are simply the residual from the regression. ठीक है, we show them in table 9.5. To these residuals we have to add the mean of the y series to get the forecasted value. ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारी एक्चुअल फिगर है सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स की क्वार्टर वाइज, और ये हमारा एस्टिमेटेड है क्वार्टर वाइज जो हम लोगों ने पहली क्वेश्चन में से निकाला था. ये रेजिडुअल्स है और हमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया है अपने रेजिडुअल्स को, और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ. ये स्टार शो कर रहा है हमारी वैल्यूज़ को इस तरह. थर्ड ईयर हमारे पास फिगर ये आ गई नेगेटिव के अंदर, बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव हुई. फिर हमारे पास 1981 में, 1982 में और 1983 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव फिगर रही. इसी तरह ये ट्रेंड एक सीजनैलिटी के साथ शो कर रहा है कि कुछ साल अच्छे रहे हैं, कुछ साल बुरे रहे हैं, कुछ फिर अच्छे रहे. ये हम लोगों ने प्लॉट किया है एक्चुअल फिगर्स को एस्टिमेटेड फिगर्स का डिफरेंस लेके, जिसे रेजिडुअल कहते हैं वो, और उसको प्लॉट किया. हमें ये बता देगा इजीली कि हमारा जो रिज़ल्ट है एस्टिमेटेड रिज़ल्ट एक्चुअल के साथ उसका फ़र्क क्या आ रहा है. उससे हमें पता लग जाएगा कि क्वार्टरली वो वैल्यूज़ कितनी वेरिएट कर रही हैं. और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ साल के अंदर कभी ये पॉजिटिव रही हैं, कभी ये नेगेटिव रही हैं. ये एक बाकायदा ट्रेंड शो कर रहा है. अगर आप रेजिडुअल्स के ग्राफ को देखें तो बाकायदा एक ट्रेंड शो कर रहा है. अब यहाँ पे मैं पहले ये बता दूँ कि ये फिटेड वैल्यूज़ कहाँ से आई. ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने ऊपर इक्वेशन से निकाली. जैसे कि ये जब हम लोगों ने चारों डमी वेरिएबल्स को यूज़ करके जब रिग्रेस किया तो ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये हमारी यहाँ पे आई हैं. इसी तरीके से हम इस 1979 के डाटा की मदद से हम उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, जिसके
जो वैल्यूज एस्टिमेट होंगे उसके सामने हम लोग लिखेंगे और उसको रेसिडुअल उसका जो है ना वो प्लॉट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास चारों डमी वेरिएबल्स लिए गए हैं। जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हम लोग एक डमी वेरिएबल को कंपेयर करते हैं दूसरे डमी वेरिएबल्स के रिजल्ट से। एक को बेंच मार्क बना देते हैं और उसको उसको उसके साथ कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं उस साल के सेल्स की। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग सीजनल एनालिसिस कर सकते हैं डमी वेरिएबल्स के इस्तेमाल से। शुक्रिया।